Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. My name is Asadur Rahman and we are studying about the chapter number 5, that is physical states of matter. हमने कहा था इस चैप्टर में पढ़ना क्या है कि मैटर की ज़ाहरी हालतें कितनी हैं और इस बात को हमने डिटेल से क्या करना है, स्टडी करना है। तो आपने जो मैटर की सेकंड फिजिकल स्टेट है उसे पढ़ना स्टार्ट किया था, डेट इज़ लिक्विड स्टेट। अब आपको पता है लिक्विड स्टेट में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, लिक्विड्स को। और आपने देखा था कि हमने लिक्विड्स की टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना क्या किया था, शुरू किया था। ठीक है, तो लास्ट 2 लेक्चर में आपने लिक्विड्स की पहली टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना शुरू किया, डेट इज़ एवेपोरेशन। ठीक है, तो अब क्योंकि हमने इसी टॉपिक को आगे लेकर चलना है तो इसलिए थोड़ा सा पीछे से क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। अब आपने देखा कि आपने ये पढ़ लिया है कि व्हाट इज एवेपोरेशन, एवेपोरेशन क्या होती है। तो आपने कहा था कि एवेपोरेशन क्या है, कि वो प्रोसेस जिसमें आपका जो लिक्विड है वो गैस फेज में चेंज होता है, उस प्रोसेस को या उस अमल को नाम क्या देते हैं, एवेपोरेशन। तो आपने यूँ डिफाइन किया था, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस फेज, वो अमल जिसमें आपका लिक्विड जो है वो गैस फेज में तब्दील हो जाता है, उस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं, एवेपोरेशन। ठीक है, तो आपने देख लिया व्हाट इज एवेपोरेशन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर आपने देखा था कि एवेपोरेशन कैसे होती है, सेकंड पॉइंट स्टडी किया कि हाउ डज एवेपोरेशन अकर, कि आपकी जो लिक्विड्स की एवेपोरेशन होती है तो ये कैसे होती है, फिर आपने सेकंड पॉइंट ये स्टडी किया। थर्ड पॉइंट आपने ये स्टडी किया कि एवेपोरेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एवेपोरेशन हमारे पास एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है तो कैसे है, आपने थर्ड पॉइंट ये स्टडी किया। और फोर्थ पॉइंट ये स्टडी किया कि एवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, एवेपोरेशन कूलिंग प्रोसेस है तो कैसे है, आपने इसको भी डिटेल से क्या कर लिया, स्टडी कर लिया। तो ये आपने 4 पॉइंट स्टडी कर लिए। तो चलिए आज हम एवेपोरेशन को आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, आज हम एवेपोरेशन की क्या चीज़ स्टडी करेंगे, फैक्टर्स। ठीक है, अब फैक्टर क्या है, ठीक है, वो अवामल, ठीक है, या वो अनासर, ठीक है, जिनके चेंज करने से आपके जो लिक्विड का रेट ऑफ एवेपोरेशन है वो भी क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक है, तो आज हमारे पास टॉपिक है फैक्टर्स डेट अफेक्टिंग द रेट ऑफ एवेपोरेशन ऑफ लिक्विड, वो फैक्टर या वो अनासर या वो अवामल, ठीक है, जिनके चेंज करने से आपके लिक्विड का रेट ऑफ एवेपोरेशन भी क्या होता है, चेंज होता है, तो वो उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं। तो हमने आज उसके फैक्टर्स को क्या करना है, यहाँ पर स्टडी करना है। यहाँ तक बात समझ आई? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारे पास एवेपोरेशन के लिए जो हम फैक्टर पढ़ेंगे उसमें से आज हम सिर्फ एक फैक्टर को स्टडी करेंगे, डेट इज सरफेस एरिया। ठीक है, अब सरफेस एरिया है क्या, ठीक है, तो जब आप किसी भी सब्सटेंस को लेते हैं तो जो उसकी सरफेस होती है, जो उसके अपर लेयर होती है, ठीक है, हम उसको नाम क्या दे रहे हैं, सरफेस, और उसका जो एरिया उसको नाम क्या दे रहे हैं, सरफेस एरिया। तो आउटर लेयर या अपर लेयर जो है, ठीक है, उस एरिया को नाम क्या दे रहे हैं, सरफेस एरिया। बात समझ आ गई? अब हम देखेंगे कि जब आप लिक्विड को मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर लेते हैं तो बाज़ जगह पर उसका सरफेस एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा, और बाज़ जगह पर उसका सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा। तो अब ये देखेंगे कि सरफेस एरिया चेंज करने से आपके लिक्विड के रेट ऑफ एवेपोरेशन पे क्या फ़र्क आता है, हम इस बात को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर सरफेस एरिया एक का क्या रख लिया, लार्ज रख लिया, ग्रेटर रख लिया, और दूसरे का आपने दूसरी चीज़ जिसमें आपने लिक्विड रखा उसमें जो उसका सरफेस एरिया रखा वो क्या रखा, स्मॉल रखा। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो तब आपकी जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है ज़्यादा होगी या कम होगी, या जब आप सरफेस एरिया कम रखते हैं तो तब उसमें जो रेट ऑफ एवेपोरेशन होता है तब वो क्या होता है, ज़्यादा होता है या क्या होता है, कम होता है। तो चलिए पहले इस बात को समझ लेते हैं। देखिए मैंने नीचे एक छोटी सी डायग्राम ड्रॉ की। देखें हम क्या करते हैं जी, घर में एक गिलास लेते हैं, ठीक है, और गिलास में क्या करते हैं, पानी डाल लेते हैं, ठीक है, और दूसरी एक क्या लेते हैं, प्लेट लेते हैं, और प्लेट में भी क्या करते हैं, उतना ही पानी डाल लेते हैं, ठीक है, दोनों में एक जैसा पानी डाल लिया। अब डालने के बाद उसको किसके अंदर रखते हैं, हम जैसे गर्मियों में दोपहर के वक्त उसे धूप के अंदर रखते हैं, ठीक है, धूप में रखते हैं। तो जब उसको धूप में रखेंगे तो क्या होगा, अब देखें यहाँ पर मेरे पास लेबॉर्ट्री में क्या था, बीकर, तो मैंने बीकर में क्या लिया, पानी लिया, ठीक है, अब इसके अंदर मैंने वाटर ले लिया, ठीक है, तो वाटर लेने के बाद मैंने इसको किस में रख दिया, धूप में, और एक मैंने यहाँ पर क्या ले ली, डिश ले ली, ठीक है, या एक मैंने प्लेट ले ली, और लेने के बाद उसमें भी उतना ही पानी डाला। अब दोनों में मैंने एक जैसा पानी लिया, ठीक है।
अब पानी लेने के बाद मैंने इसको किस में रख दिया, सनलाइट में रख दिया। अब देखेंगे कि किस में रेट ऑफ एवेपोरेशन फास्ट होगा और किस में रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या होगा, हमारे पास से स्लो होगा। ठीक है, चलें देखें। अब आप देखें जो बीकर में मैंने लिया, या आपने जब घर में लिया, ग्लास में लिया, तो आप देख रहे हैं कि ऊपर जो है इसका जो है सरफेस जो है, आप देखिए ये जो ऊपर वाली लेयर इसको कह रहे हैं सरफेस, और इसका जो एरिया उसको नाम क्या दे रहे हैं, सरफेस एरिया। तो आप देख रहे हैं कि बीकर के अंदर जो वाटर है उसका सरफेस एरिया कम है, जबकि आपकी जो प्लेट है या डिश है इसका सरफेस एरिया क्या हमारे पास है, ज्यादा है। यहाँ तक बात समझ आ गई। चलें जी, अब आपने इसको धूप में रख दिया, तो आपको पता है कि लिक्विड हमारे पास कैसे एवेपोरेट करते हैं, पहले उसकी तरफ आते हैं। देखें, जब आप वहां पर लेते हैं तो इस बीकर के अंदर क्या वाटर का एक मॉलिक्यूल है या एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा है। ठीक है, तो आपको पता है कि आपके जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन सी मोशन शो करते हैं, रैंडम मोशन शो करते हैं। ठीक है, क्यों रैंडम मोशन शो करते हैं, क्योंकि उनके पास क्या मौजूद होती है, काइनेटिक एनर्जी। अब उनकी रैंडम मोशन किस वजह से है, काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से और एम्प्टी स्पेस के होने की वजह से। यही बात अब आपने देखा था कि जब आप यहाँ पर लिक्विड के मॉलिक्यूल को लेते हैं तो सबकी काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं होती। ज़्यादातर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एवरेज होती है, ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, और चंद मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम होती है और चंद मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। तो चलिए देखें, अब आपको पता है लिक्विड जो है वो एनर्जी कहाँ से हासिल करता है, अपने सराउंडिंग से। ठीक है, और उसके पास जो एनर्जी होगी वो किस फॉर्म में होगी, काइनेटिक एनर्जी की सूरत में। ठीक है, अब उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी सपोज करते हैं सबकी एवरेज है। ठीक है, अब वो उस काइनेटिक एनर्जी की मदद से जब रैंडमली मूव कर रहा था तो एक मॉलिक्यूल इधर से आ रहा था और एक इधर से आ रहा था। जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे थे तो इन दोनों ने आपस में क्या की, कोलिजन की। जब ये आपस में टकराए तो टकराने के दौरान एक ने एनर्जी लूज कर दी और दूसरे ने एनर्जी क्या कर ली, गेन कर ली। तो इन्होंने अपनी एनर्जी का क्या किया, एक्सचेंज किया। अब जिस मॉलिक्यूल ने लूज की उसकी एनर्जी कम होगी और जिसने एनर्जी को गेन किया उसकी एनर्जी क्या होगी, हमारे पास हाई होगी। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आपने देखा कि एवरेज में से चंद मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और चंद की क्या होगी, हमारे पास हाई होगी। अब इसमें से कौन से मॉलिक्यूल एवेपोरेट करेंगे, क्या एवरेज वाले, क्या लो वाले, या हाई वाले। तो जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई होती है वो कहाँ पर आते हैं, सरफेस के ऊपर। तो हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो कहाँ पर आ जाएंगे, सरफेस में। इस बीकर के अंदर भी और इस डिश के अंदर भी या प्लेट के अंदर भी इसकी सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई। चलें भी, अब आपको पता है कि जिनकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो सरफेस पे है, और सरफेस पे आने पर वो क्या करते हैं, अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हाई है कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ सकें तो वो तोड़ेंगे, और तोड़ने पर उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने से वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में। यहाँ तक बात समझ आई। तो इसका मतलब है यहाँ पर वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई है वो सरफेस पे आए, उन्होंने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को क्या किया, तोड़ा, और तोड़ने पर वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो गए, गैस में। तो आपने कहा था वो प्रोसेस जिसमें आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं, एवेपोरेशन। इसका मतलब इस बीकर में क्या हो रही है, एवेपोरेशन हो रही है। चलें, अब इस डिश में भी देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जिन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हाई थी तो वो भी सरफेस पे आए, और सरफेस पे आने पर अगर उनकी इतनी हाई है कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ लें तो तोड़ने के बाद वो फौरन लिक्विड से किस में कन्वर्ट होंगे, गैस में। तो वो प्रोसेस जिसमें आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं, एवेपोरेशन। अब आपने जब इन दोनों को धूप में रखा तो दोनों की क्या हो रही है, एवेपोरेशन हो रही है। यहाँ तक बात समझ आ गई। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब आपने देखना है कि ये जिसका सरफेस एरिया कम है, देखिए इसका सरफेस एरिया कम है और इसकी सरफेस एरिया क्या हमारे पास है, ज़्यादा है। तो अब आपने देखना है कि क्या इस बीकर में रेट ऑफ एवेपोरेशन फास्ट है, या इस डिश के अंदर जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इसमें रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या हमारे पास है, फास्ट है। तो अब ज़रा देखें, अब आपको पता है कि इसका सरफेस एरिया कम है तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी वो बारी बारी ऊपर की तरफ आएंगे। ठीक है, जिनकी हाई होगी पहले ये ऊपर आ गए, और जिनकी उससे थोड़ी सी कम थी वो इसके नीचे थे या बाद में हाई हुई। तो आपने देखा कि यहाँ पर वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है वो सरफेस पे आते हैं लेकिन बारी बारी आते हैं। जब बारी बारी आएंगे तो जैसे उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेंगे तो फौरन किस में कन्वर्ट होंगे, गैस में। तो यहाँ पर जब बारी बारी जाएंगे तो टाइम लगेगा, जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, स्लो होगा। इसका मतलब अगर सरफेस एरिया छोटा होता है तो छोटा होगा तो एवेपोरेशन का प्रोसेस भी क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, स्लो होगा। ठीक है, अब देखें, अब जरा इधर देखें तो इस डिश में सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इसकी जो अपर लेयर है उस पर एट अ टाइम वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, जिनकी ज़्यादा वो एट अ टाइम ज़्यादा मॉलिक्यूल आएंगे। इस बीकर में देखें यहाँ पर
कम मालिक्यूल आ रहे थे और यहाँ पर एट अ टाइम वो मालिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा मालिक्यूल इस सरफेस पे आएंगे। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो फिर एट अ टाइम वो जल्दी जल्दी इंटरमालिक्यूलर फोर्स को तोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा मालिक्यूल लिक्विड से किस में कन्वर्ट होंगे, गैस में। तो इसका मतलब है सरफेस पे ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी मालिक्यूल होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मालिक्यूल के लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा हैं एट अ टाइम, एक ही वक्त में। और यहाँ पर क्या करना है, उसने बारी बारी यहाँ पर जाना है। तो इस वजह से यहाँ पर सरफेस एरिया बड़ा होने की वजह से एट अ टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मालिक्यूल जो हैं वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मालिक्यूल उसकी सरफेस से एस्केप करके गैसेस फॉर्म में जा रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर रेट ऑफ एवेपोरेशन भी क्या होगा, हमारे पास है फास्ट होगा। तो इसका मतलब जिसका सरफेस एरिया बड़ा होता है उसमें रेट ऑफ एवेपोरेशन भी क्या होता है, हमारे पास है फास्ट होता है। जिसका सरफेस एरिया छोटा है तो वहाँ पर बारी बारी मालिक्यूल आएंगे, पहले वाले एस्केप करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे करेंगे। तो फिर जब बारी बारी जाएंगे तो उससे टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसमें जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास है स्लो हो जाएगा। समझ आ गई? तो अब ज़रा देखें, पहली बात देखिए, आपने देखा कि जिसका सरफेस एरिया क्या होता है, ग्रेटर होता है, तो एवेपोरेशन वहाँ पर क्या आती है, ग्रेटर होती है, फास्ट होती है। इसका मतलब है ग्रेटर इज द सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया बड़ा होगा तो एट अ टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मालिक्यूल जो है हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मालिक्यूल सरफेस पे आएंगे और वो सारे के सारे मालिक्यूल एट अ टाइम एक ही वक्त में क्या करेंगे, इंटरमालिक्यूलर फोर्स को तोड़कर वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट होते जाएंगे, गैस में। तो उसमें रेट ऑफ एवेपोरेशन भी क्या होगा, फास्ट होगा। तो पहली टर्म बन गई कि ग्रेटर इज द सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया ग्रेटर होगा ग्रेटर विल बी द एवेपोरेशन, वहाँ पर एवेपोरेशन भी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा क्या होगी, फास्ट होगी। अब अगर देखें सरफेस एरिया, ये देखें इसकी निस्बत इसका सरफेस एरिया क्या है, कम है। जब कम है तो मालिक्यूल बारी बारी देखें, पहले थोड़े मालिक्यूल आए, फिर उसके बाद दूसरे आएंगे, फिर उसके बाद आगे। तो इसका मतलब वहाँ पर बारी बारी जाना तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसका मतलब उसमें एवेपोरेशन का प्रोसेस इसकी निस्बत क्या होगा, स्लो होगा। तो इसका मतलब स्मॉलर द सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया क्या होता है, स्मॉल होता है, तो उसमें एवेपोरेशन का प्रोसेस भी उतना स्लो होता है, उतना स्मॉलर होता है। तो स्मॉलर इज द सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया स्मॉलर होगा, स्मॉलर विल बी द एवेपोरेशन, वहाँ पर एवेपोरेशन भी क्या होगी, थोड़ी होगी। तो समझ आ गई? अब आपने देखा कि एक चीज़, अब आप देख सकते हैं कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है और एक चीज़ के कम करने से दूसरी चीज़ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अब आपने पढ़ा था कि जब एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़े या एक चीज़ के कम करने से दूसरी चीज़ भी कम हो रही है, तो ये कौन सा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो फिर आपने देखा कि एवेपोरेशन हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विद सरफेस एरिया। आपका जो एवेपोरेशन है वो सरफेस एरिया से कौन सा रिलेशन रखता है, डायरेक्ट रखता है। यानी जब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, जब एक चीज़ कम होगी तो दूसरी चीज़ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसको यूँ रिप्रेजेंट करते हैं कि एवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई। चलें, अब एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको बुक से बाहर से दी। चलें अब आते हैं, हम बुक से एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से लिए। अक्सर हम क्या करते हैं, चाय को लेते हैं। ठीक है, अब आप चाय को लेने के बाद कप में रखते हैं और कप के साथ नीचे क्या रखते हैं, आप एक प्लेट रखकर आप क्या करते हैं, किसी को पेश करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अब आप देखते हैं कि जो आपके बुजुर्ग हैं, ठीक है, आपके जो पुराने लोग थे वो क्या करते थे कि वो जो चाय है उसे कप से प्लेट में डालकर क्या करते थे, पीते थे। ठीक है, वो ऐसा क्यों करते थे? ठीक है, वो यहाँ पर भी केमिस्ट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, कैसे? अब देखें, जब वो प्लेट में डालेंगे तो आपको पता है कि प्लेट में जब चाय डालेंगे तो प्लेट में चाय जल्दी ठंडी हो जाती है, जबकि कप के अंदर चाय जल्दी ठंडी नहीं होती। ऐसा क्यों है, ज़रा पहले देखें। जब वो प्लेट के अंदर चाय डालते थे, ठीक है, तो प्लेट का आपको पता है सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा, और जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होने की वजह से हाई काइनेटिक एनर्जी मालिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर आएंगे, सरफेस पे, और एट अ टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मालिक्यूल जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़कर लिक्विड से किस में कन्वर्ट होंगे, गैस में। जब एट अ टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मालिक्यूल गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उसमें रेट ऑफ एवेपोरेशन भी क्या होगा, फास्ट होगा। जब हाई काइनेटिक एनर्जी मालिक्यूल यहाँ से एस्केप कर जाएंगे तो पीछे कौन से रह जाएंगे, लो वाले। तो फिर लो वाले पीछे रहने की वजह से पीछे का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हमारे पास कम हो जाएगा। इस वजह से आपके
जो प्लेट है उसके अंदर चाय क्या होती है, जल्दी ठंडी हो जाती है, क्योंकि आपके हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल एवेपोरेट कर जाएंगे। जब जल्दी जल्दी कर जाएंगे तो पीछे कौन से रह जाएंगे, लो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल या एवरेज वाले। तो उस वजह से पीछे आपका टेम्परेचर क्या रह जाएगा, कम रह जाएगा। तो उस वजह से आपकी चाय क्या होगी, जल्दी ठंडी हो जाएगी। बात समझ आई। तो इसका मतलब इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होने से इसमें एट अ टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल एवेपोरेट किए हाई काइनेटिक एनर्जी वाले, तो पीछे लो वाले रहने की वजह से इसमें चाय क्या होगी, जल्दी क्या होगी, ठंडी होगी। किसमें, आपके सॉसर में। तो उस प्लेट का नाम क्या रखते हैं हम, सॉसर रखते हैं, ठीक है, या सॉसर हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब अगर हम कप में ले लें तो कप में अगर रखें तो आप देखेंगे कि कप वाली जो है वो इतनी जल्दी चाय ठंडी नहीं होगी, क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम है। जब सरफेस एरिया कम होगा तो वहाँ पर वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई है वो बारी बारी सरफेस पे आएंगे और फिर आस्ता आस्ता वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़कर वो क्या करेंगे, लिक्विड से किस में कन्वर्ट होंगे, गैस में। तो फिर इसका मतलब वो बारी बारी आ रहे हैं तो इसको टाइम ज़्यादा लगेगा, तो वहाँ पर एवेपोरेशन का प्रोसेस क्या होगा, हमारे पास स्लो होगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या होता है, स्मॉल होता है। तो आपने देखा कि प्लेट का सरफेस एरिया ज़्यादा है और कप का सरफेस एरिया कम है, तो इस वजह से आपके कप में सरफेस एरिया कम होने की वजह से वहाँ पर एवेपोरेशन का प्रोसेस भी क्या हमारे पास स्लो है। तो इस वजह से जब आस्ता आस्ता जाएंगे तो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले इतनी जल्दी यहाँ से एस्केप नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से आपकी जो चाय है वो कप के अंदर जल्दी ठंडी नहीं होगी। इसमें से जल्दी जल्दी एस्केप कर गए थे, पीछे लो वाले रह गए, इस वजह से यहाँ पर चाय क्या होगी, जल्दी ठंडी होगी। बात समझ आ गई। तो इस वजह से वो प्लेट के अंदर, जो आपके बुजुर्ग हैं वो प्लेट के अंदर चाय को डालकर पीते थे, ताकि उसके सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर एवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट हो, और एवेपोरेशन जब हो जाएगी तो उसके बाद में वहाँ पर लो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल रह जाएंगे, तो उसकी वजह से वहाँ पर टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, और इस वजह से आपकी चाय क्या होगी, जल्दी ठंडी हो जाएगी, ताकि प्लेट में आपकी चाय क्या हो जाए, जल्दी ठंडी हो जाए। और कप में सरफेस एरिया कम होने की वजह से चाय जल्दी ठंडी नहीं होती। जब जल्दी ठंडी नहीं होगी तो इस वजह से वो प्लेट के अंदर डालकर पीते थे। तो चलिए ये देखें, तो वी टेक अ टी इन अ, हम सॉसर एंड टी कप। अब सॉसर क्या हमारे पास है, ये प्लेट को कह रहे हैं जो उसके नीचे रखी होती है, कप के नीचे, ठीक है। और दूसरा हमने हमारे पास क्या, कप। अब इस सॉसर कहते हैं हैज़ लार्ज सरफेस एरिया। अगर प्लेट को देखें तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, जबकि आपका जो कप का सरफेस एरिया वो क्या है, स्मॉल है, तो स्मॉलर सरफेस एरिया। तो अब इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा होगी, तो हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी एस्केप करेंगे, तो पीछे कौन से रह जाएंगे, लोअर एवरेज वाले। तो पीछे वाले लो रहने की वजह से वो इर्द गिर्द से एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेंगे। जब ऑब्जॉर्व करेंगे तो इर्द गिर्द का टेम्परेचर कम होने की वजह से आपकी चाय क्या होगी, इस प्लेट में जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो टी कूल्ड क्विकली, आपकी प्लेट के अंदर जो चाय है वो जल्दी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। जबकि कप का सरफेस एरिया स्मॉल है, तो वहाँ पर हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट नहीं होंगे, जल्दी जल्दी वो एस्केप नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल अंदर रहने की वजह से वो आस्ता आस्ता जब एस्केप करेंगे तो आपके जो चाय को ठंडा होने के लिए जो वक्त दरकार होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो टी जो है वो ठंडी तो होती है, लेकिन वो क्या होती है, स्लोली होती है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया स्मॉल है, तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी यहाँ पर क्या हमारे पास है, स्लो है। बात समझ आ गई। तो आपने फिर देखा कि जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है उसमें एवेपोरेशन फास्ट है, ठीक है, और जिसमें एवेपोरेशन फास्ट हो तो एवेपोरेशन कौन सा प्रोसेस है, कूलिंग प्रोसेस है। और आपने देखा कि जिसका सरफेस एरिया छोटा है, जिसका छोटा है तो उसमें रेट ऑफ एवेपोरेशन भी क्या हमारे पास है, स्लो है। जब रेट ऑफ एवेपोरेशन हमारे पास क्या है, स्लो है, ठीक है, तो फिर अगर एवेपोरेशन स्लो होगी तो फिर कूलिंग इफेक्ट भी क्या होगा, स्लो होगा। तो इसका मतलब है कि इस वजह से आपके कप के अंदर चाय जल्दी ठंडी नहीं हो रही, और आपकी प्लेट के अंदर जो है या सॉसर के अंदर क्या हो रही है, चाय जल्दी ठंडी हो रही है। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो चलें पहले यहाँ तक देख लें अपनी बुक से। तो यहाँ पर हमारे पास है एवेपोरेशन डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। तो यहाँ से आपके फैक्टर स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। वो कौन कौन से अनासिर हैं, वो कौन कौन से अवामिल हैं, या वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके चेंज करने से आपके जो लिक्विड्स का रेट ऑफ एवेपोरेशन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, या आपका लिक्विड की जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है वो किन फैक्टर पे, किन अनासर पे, ठीक है, या किन अवामल के ऊपर क्या करती है, इन्हिसार करती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमने पहला स्टडी किया सरफेस एरिया। तो एवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। आप देख रहे हैं कि एवेपोरेशन कौन सा फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना। आप देख रहे हैं कि जिस भी मॉलिक्यूल ने एवेपोरेट करना है वो उसके सरफेस पे आएगा और वहां से क्या करेगा, एवेपोरेट करेगा। इसका मतलब है एवेपोरेशन कौन सा फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना। ये सरफेस से होता है। ग्रेटर इज द सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा।
ठीक है। ग्रेटर इज द एवेपोरेशन, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा एटम सरफेस पे आएंगे और जल्दी जल्दी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़कर वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होंगे। तो जितनी जल्दी वो एस्केप करेंगे तो वहां पर रेट ऑफ एवेपोरेशन भी क्या होगा हमारे पास फास्ट होगा। ठीक है, तो ग्रेटर इज द सरफेस एरिया जितना ज्यादा होता है वहां पर एवेपोरेशन का प्रोसेस भी उतना क्या होता है फास्ट होता है। एंड वाइस वर्सा से मुराद क्या है, उसका उलट, जो पहले बात की है, अब इसको उलट करें तो क्या हो जाएगा, स्मॉलर इज द सरफेस एरिया। अब देखिए इसका सरफेस एरिया कम हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया तो मॉलिक्यूल आस्ता आस्ता यहाँ से लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से स्मॉलर विल बी द एवेपोरेशन, वहां पर जो एवेपोरेशन है वो भी क्या होगी, थोड़ी हो जाएगी या स्लो हो जाएगी। बात समझ आ गई, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, आपकी बुक वाली एग्जाम्पल जो मैंने बता दी, फॉर एग्जाम्पल सम टाइम अ सॉसर इज यूज्ड, ये आपके बुजुर्ग जो इस्तेमाल करते थे, कहता है कि ये सॉसर जो है, अब इसको ये क्या है, प्लेट को कह रहे हैं, जो आप चाय कप के नीचे क्या करते हैं, प्लेट को रखते हैं। इज यूज्ड कहते हैं इफ टी इज टू बी कोल्ड क्विकली, अगर आपने चाय को जल्दी ठंडा करना हो तो हम बाज का क्या करते हैं, प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके जो बुजुर्ग थे, ठीक है, वो क्या करते थे कि चाय को कप से किस में डाले थे, प्लेट में, ताकि चाय क्या हो जाए, जल्दी ठंडी हो जाए। दिस इज बिकॉज एवेपोरेशन फ्रॉम द लार्जर सरफेस एरिया ऑफ सॉसर इज मोर देन डेट ऑफ द स्मॉलर सरफेस एरिया ऑफ टी कप। अब वो क्या कह रहा है, क्योंकि आपके जो सॉसर है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो ज्यादा होने की वजह से वहां पर हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी एस्केप करेंगे। जब एस्केप करेंगे तो पीछे कौन से रह जाएंगे, लो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल या एवरेज वाले, तो उसकी वजह से पीछे फिर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसकी वजह से आपकी प्लेट के अंदर चाय क्या होगी, जल्दी ठंडी हो जाएगी। जबकि आपके जो चाय का कप है उसका सरफेस एरिया क्या होता है, छोटा होता है इस प्लेट की निस्बत, तो उसमें मॉलिक्यूल हाई काइनेटिक एनर्जी वाले आस्ता आस्ता एस्केप करेंगे, तो उसकी वजह से आपकी चाय जल्दी ठंडी नहीं होगी, वो आस्ता आस्ता ठंडी होगी। तो इस वजह से कह रहा है आपकी प्लेट के अंदर चाय जल्दी ठंडी हो जाती है, जबकि चाय के कप के अंदर जो है वहां पर चाय जल्दी ठंडी नहीं होती। तो इसका मतलब एवेपोरेशन कौन सा फिनोमेना है, सरफेस, क्योंकि उसके सरफेस से हो रहा है। यहाँ तक बताएं, समझ आ गई। चलें नेक्स्ट टाइम हम इसके फर्दर दो फैक्टर जो रह गए हम उनको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप देख लें, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप पूछ लें। ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है बोर्ड का, ठीक है, आपकी एक्सरसाइज में भी दिया गया। वो इस तरीके से उसने पूछा था कि डिफाइन एवेपोरेशन, एवेपोरेशन को क्या करें, डिफाइन करें। ठीक है, तो एंड आगे उसने कहा था कि आपने एवेपोरेशन को एक्सप्लेन करना है कि जो सरफेस एरिया है वो रेट ऑफ एवेपोरेशन को कैसे अफेक्ट करता है। तो फिर आपने इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर जब देना है तो आपने पहले एवेपोरेशन की डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद उसकी एग्जांपल लिखनी है और उसके बाद आपने क्या लिखना है, सरफेस एरिया। बात समझ आ गई। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ चुका है कि उसने एवेपोरेशन की डेफिनेशन और सरफेस एरिया वाला फैक्टर शॉर्ट क्वेश्चन में इकट्ठा करके पूछा हुआ था। ठीक है, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए तो पूछ लें।